हाँ, तो हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा, हमने थोड़ा ही पढ़ा था इसमें। हम रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे थे अपनी लास्ट क्लास के अंदर कि भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, आपने कोई चार्ज क्रिएट किया है तो जब वो चार्ज क्रिएट होगा, चार्ज क्रिएट होने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको उस चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ेगा। कोई भी चार्ज कंपनी ने क्रिएट किया है, कंपनी ने कोई भी चार्ज क्रिएट किया है विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, अगर कोई भी चार्ज क्रिएट हुआ है तो उस चार्ज के रिगार्डिंग 30 दिन के अंदर अंदर 30 डेज कंपनी को फॉर्म फाइल करना पड़ेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब दो तरह के फाइल होते हैं। अगर आपने डिबेंचर के केस में, अगर आपने डिबेंचर के केस में चार्ज क्रिएट किया है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म फाइल होता है CHG-9। और अगर आपने अदर देन डिबेंचर के केस में फॉर्म फाइल किया है, अगर आपने अदर देन डिबेंचर के केस में कोई चार्ज क्रिएट किया है तो उस चार्ज के लिए फॉर्म फाइल होता है CHG-1। ये हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कंपनी फेल हो जाती है, अगर ये फॉर्म फेल हो जाती है कंपनी टू फाइल विद इन 30 डेज, तो दो केस थे इसके भी। अगर आपका चार्ज जो है क्रिएट हुआ है, चार्ज जो है क्रिएट हुआ है बिफोर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2000, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, अगर आपका चार्ज क्रिएट हुआ है बिफोर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर सकता है, रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर सकता है टू फाइल द फॉर्म विद इन 300 डेज। आप 300 दिनों के अंदर वो रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर सकता है, रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर सकता है कि आप जो फॉर्म है वो 300 दिन के अंदर अंदर 300 डेज के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो। 300 डेज के अंदर अंदर विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन, 300 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज। बट अगर आपका चार्ज क्रिएट हुआ है
आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट, दो 2019। फिर क्या है, रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर सकता है। आप रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगाओगे, रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर सकता है टू फाइल फॉर्म विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 days, फर्दर पीरियड ऑफ 60 days। आपको 60 दिन का अलग से टाइम दिया जाएगा, और along with after payment of additional fees, आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। क्लियर है, समझ आ गई? यस सर। ये हमारा लास्ट क्लास के अंदर था भाई। अगर आप क्या हो गए, आपने किसी तरह से फॉर्म फाइल नहीं कर पाए, आप किसी तरह से फॉर्म फाइल नहीं कर पाए, तो आपके पास ये टाइम पीरियड है। उसके बाद भी टाइम पीरियड है। अगर आप 300 दिन, उसके बाद भी टाइम पीरियड है कि भाई अगर आप बोर्ड जो है इस केस में फेल हो जाती है कंपनी, अगर दोबारा से भी फेल हो जाती है कंपनी टू फाइल द फॉर्म, और फॉर्म किसके लिए, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। तो क्या टाइम, फिर दोबारा से उसको एक बार और अलाउ किया जाएगा। कितने टाइम पीरियड के लिए उसको अलाउ किया जाएगा, फॉर प्रोवाइड फर्दर दैट इफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट मेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम। क्लोज ए, in clause A, the first provision, the registration of the charge shall be made within 6 months from the commencement of the Companies Act 2019 on payment of such additional fees as may be prescribed. On payment of such fees as may be prescribed। क्या कह रहा है यहाँ पे, पढ़ते हैं भाई। वही केस, इस वाले केस के अंदर आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा, 6 months from the creation of charge। फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आप 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी क्या कर लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, और आपको एक एडिशनल फीस दी जाएगी ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। और पॉइंट नंबर बी के अंदर आपको अलग से 60 डेज फर्दर दिए जाएंगे, 60 डेज दिए जाएंगे फर्दर, आपको अलग से 50 दे दिए जाएंगे। मतलब पहली बार आपको कितने दिनों के अंदर, जब आप मान लो, तो आपको 60 दे दी जाएगी फर्दर अलोंग विद एडिशनल फीस, एडिशनल फीस। तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये प्रोसीजर होता है। जब फर्स्ट टाइम आप चार्ज क्रिएट करोगे, आपको बोला जाएगा, कोई भी चार्ज आपने क्रिएट किया, या तो इंडिया में क्रिएट किया या आउटसाइड इंडिया में क्रिएट किया, आपको बोला जाएगा कि क्रिएशन के 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फॉर्म फाइल करना है ना। तो कौन सा फॉर्म फाइल करना है, या तो CSG 1 करोगे या CSG 9 करोगे। पहला तो केस ये है, केस नंबर 1। भाई दूसरा केस,
अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर फाइल नहीं कर पाते तो फिर आप रजिस्ट्रार जो कंपनी जो है, अगर आप फेल हो जाते हो 30 दिन के अंदर अंदर फॉर्म फाइल करने में, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको अलाउ करेगा। दो केसेस है, अगर आपका चार्ज क्रिएट हुआ है बिफोर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो फिर आपको टाइम दिया जाएगा, रजिस्ट्रार आपको टाइम देगा 300 डेज का ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज जब क्रिएट हुआ उसके 300 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा कि भाई आप फॉर्म फाइल कर दो अपना। अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्रिएट हुआ है आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो फिर आपको 60 डेज का टाइम दिया जाएगा। आपको टाइम दिया जाएगा 60 डेज का, 60 डेज, आपको 60 डेज का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्रिएशन ऑफ चार्ज है, क्रिएशन ऑफ चार्ज से 60 डेज का टाइम दिया जाएगा। ये केस नंबर आपका जो है, ये केस नंबर है आपका सेकंड। फिर आता है कि अगर आप इस वाले टाइम पीरियड में भी क्या नहीं कर पाते, फॉर्म फाइल नहीं कर पाते, तो तीसरा केस आपको दिया जाएगा। पहले इस वाले केस में आपको फर्दर 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप 6 मंथ के अंदर अंदर दोबारा से क्या कर सकते हो, अपना फॉर्म फाइल कर सकते हो, अपना चार्ज रजिस्टर करा सकते हो। और इस वाले केस में आपको फिर दोबारा से तीसरी बार 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। ये केस नंबर 3 है, और साथ में आपको एडिशनल फीस पे करनी पड़ेगी। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के हमने पढ़ा, एक बार क्लैरिटी के लिए दोबारा से कि आपको समझ आए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सेक्शन 77 सबसेक्शन 2, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसकी बात कर लेते हैं। भाई जो ये कह रहा है कि जो आप फॉर्म फाइल करोगे, जो भी आपने फॉर्म फाइल किया, सेक्शन 77 subsection 2 of the act state that when a charge is registered with the registrar under section 77 subsection 1, आपने फॉर्म फाइल किया CSG1 या CSG9, ठीक है ना, तो उसके बाद रजिस्ट्रार आपको क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। किस फॉर्म में फाइल करेगा, CSG2 में। और रजिस्ट्रेशन मतलब दो तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप दो तरह से अप्लाई करते हो। जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज पे चार्ज क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्रिएशन ऑफ चार्ज। और अगर आप ऑलरेडी आपने चार्ज क्रिएट कर रखा था, आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज की है चार्ज की, तो उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। दोनों के रिगार्डिंग जब आपको आरओसी में रजिस्ट्रेशन कराना है, सेम फॉर्म फाइल होता है, CHG1 या CHG9। बट जब फॉर्म ये फाइल हो जाता है, आरओसी क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी क्या करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्रिएशन चार्ज के केस में वो जो सर्टिफिकेट देगा वो कौन से फॉर्म में देगा, CHG2 के अंदर। और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के केस में आपको सर्टिफिकेट जो वो देगा वो कौन से फॉर्म में देगा, CHG3 के अंदर। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained in any other law for time being in force, no charge created by company shall be taken into account by the liquidator appointed under this act or the Insolvency Bankruptcy Code 2016 as the case may be, or any other creditor unless it is duly registered under subsection 1 and a certificate of registration of such charge is given by the registrar under subsection 2। भाई किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो वो अप्लाई नहीं होगा।
सेक्शन ये पॉइंट 3 क्या कह रहा है, नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। किसी भी लॉ में कुछ भी लिखा हो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बस जो ये चीज लिखी हुई है फर्स्ट वो एप्लीकेबल होगी। क्या होगी? पहले नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी। कोई भी चार्ज कंपनी ने अगर कोई भी चार्ज क्रिएट किया है, ठीक है ना, वो तब तक लिक्विडेटर, अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है या बैंकरप्सी में चली गई है, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई है, मान लो बंद होने वाली है, कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट कर रखा था, लिक्विडेटर उसको तब तक कंसीडर नहीं करेगा, लिक्विडेटर उसको तब तक कंसीडर नहीं करेगा जब तक कि क्या ना हो, वो चार्ज रजिस्टर ना हो, जब वो चार्ज रजिस्टर ना हो। और जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज होना चाहिए, क्योंकि जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हो जाता है वो कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर बनता है। कोई भी पर्सन जिसने चार्ज क्रिएट करवाया, ठीक है ना, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ उसको कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। और लिक्विडेशन के केस में सबसे पहले पेमेंट किसको मिलती है? प्रायोरिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर को। बट अगर कोई पर्सन अपनी पेमेंट लेने के लिए गया, लिक्विडेटर पहले उससे ये पूछेगा कि क्या आपका कोई चार्ज क्रिएट है, हमें प्रूफ दिखाइए, प्रूफ के तौर पे उसे रजिस्टर वाला अपना चार्ज, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है, वो दिखाना पड़ेगा। समझ आ गई? Yes, sir. पॉइंट नंबर 4, नथिंग सर ये कंटेन। वाला क्या कुछ कह रही हो नवनीता? हाँ सर, ये वाला पॉइंट एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना आईबीसी का। हाँ, कि मान लो अगर कंपनी आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी में या लिक्विडेशन में चली गई, लिक्विडेशन होता है कंपनी बंद होने वाली है, कंपनी की प्रॉपर्टी लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दी गई है, लिक्विडेटर उस प्रॉपर्टी को बेच के क्रेडिटर्स को या जो भी पैसा है या किसी का ड्यू है वो वापस करेगा। तो सबसे पहले लिक्विडेटर के अंदर प्रायोरिटी मिलती है। सबसे पहले होता है, अगर मैं बात करूं हायरार्की की, गवर्नमेंट के ड्यूज आते हैं सबसे पहले, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अगर कोई पर्सन, मान लो आप हो नवनीता, आप कंपनी के पास गए, आपने कहा कि मैं कंपनी की सिक्योर्ड क्रेडिटर हूँ, कंपनी ने मेरे फेवर में चार्ज क्रिएट कर रखा है, तो तब तक आप पे लिक्विडेटर बिलीव नहीं करेगा, तब तक आपको कंसीडर नहीं करेगा जब तक कि आप लिक्विडेटर को ये ना बता दो कि मेरा चार्ज जो है रजिस्टर है और आरओसी ने रजिस्ट्रेशन ऑफ, जो सर्टिफिकेट ऑफ चार्ज है मुझे इशू किया हुआ है, समझ आ गई, मेरे नाम से इशू किया हुआ है इन फेवर ऑफ मी। क्लियर है? यस सर। हाँ और ये सर सीएचजी 3 में जो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है, हाँ, तो इस चीज का मतलब एग्जांपल एक बार बता सकते हो आप? इस चीज का एग्जांपल क्या है कि भाई मान लो आपने पहले पहले फर्स्ट टाइम चार्ज क्रिएट किया, चार्ज क्रिएट किया, एग्रीमेंट बना, मान लो कल्पना एंड नवनीता, आप बीच में एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट में आपने लिखा कि भाई जो रिपेमेंट शेड्यूल है, मान लो आप कैसे मुझे पैसे वापस करोगे, आप पहली पेमेंट मुझे करोगे विद इंटरेस्ट, विद इन 3 मंथ्स, अगली पेमेंट मुझे करोगे, सेकंड पेमेंट विद इन 6 मंथ्स। मान लो आपको पहले ये था,
और फाइनल पेमेंट आप मुझे करोगे विद इन 9 मंथ। ये ओरिजिनल था। आपने मान लो इसको रजिस्टर करा दिया था, CHG1 के अंदर आपने इस एग्रीमेंट को लगा के फाइल कर दिया था। मान लो आपने कोई चीज चेंज कर दी इस एग्रीमेंट के अंदर। एग्रीमेंट में मान लो आपने रिपेमेंट प्लान चेंज कर लिया। रिपेमेंट प्लान में आपने लिखा कि भाई आप जो रिपेमेंट करोगे वो फुल अमाउंट की करोगे और वो फुल अमाउंट की रिपेमेंट हो जानी चाहिए विद इन 2 मंथ्स। आपने ये चेंज कर दिया। तो जब ये चेंज हुआ, आपको इसको मॉडिफिकेशन करवाने के लिए भी, जो चार्ज पहले क्रिएट हुआ था उसकी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए भी आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि आरओसी को भी पता होना चाहिए ना कि भाई आपने इनकी टर्म्स कंडीशन में चेंज किया है। तो आरओसी को भी इन्फॉर्म करने के लिए, मॉडिफिकेशन वाले चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन में किसी भी तरह का कोई चेंज करते हो तो आपको मॉडिफिकेशन कराने के लिए फॉर्म फाइल करना पड़ता है, अगर आपने ऑलरेडी चार्ज क्रिएट कर रखा है तो। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Nothing in subsection 3 shall prejudice any contract obligation for repayment of money secured by charge। भाई क्या है कि जो भी सबसेक्शन 3 के अंदर लिखा है, shall prejudice अफेक्ट नहीं करेगा वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को या किसी भी ऑब्लिगेशन को, फॉर द रीपेमेंट ऑफ द मनी सिक्योर्ड बाय द चार्ज। तो जो भी सबसेक्शन 3 के अंदर लिखा है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि सिक्योर्ड है बाय द चार्ज। आगे बढ़ते हैं। नॉन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 77 फॉर चार्ज अराइजिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कुछ चार्ज हैं जो ऑपरेशन ऑफ लॉ क्रिएट होते हैं। इट हैज बीन डिसाइडेड द सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है इन केस ऑफ इंडियन बैंक वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर चिमनेस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। मतलब ये जो एक केस लो था, किसका केस लो था ये? इंडियन बैंक वर्सेस लिक्विडेटर था किसी कंपनी का। कंपनी का नाम था क्या? चिमनिस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या बोला गया था? अप्लाई ओनली टू कंपनीज एक्ट ऑफ द कंपनी, अप्लाई ओनली टू a charge created by a company, not on the charge arise out of operation of law। ये बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो सेक्शन 77 है कंपनीज एक्ट का, वो अप्लाई होता है अगर चार्ज क्रिएट किया है कंपनी के द्वारा। वो सिर्फ अप्लाई होता है अगर चार्ज क्रिएट किया गया है बाय द कंपनी। अगर कोई चार्ज क्रिएट किया गया है बाय द कंपनी, अगर कोई चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्रिएट हुआ है, किसी लॉ की वजह से क्रिएट हुआ है, तो वो हम क्या नहीं करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन उसका नहीं होगा। जैसे मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, कोर्ट का कोई ऑर्डर आया, कोर्ट ने ऑर्डर कहा कि भाई मिस्टर ए अगर पैसे नहीं देगा तो मिस्टर ए की प्रॉपर्टी मिस्टर बी क्या कर सकता है? जब्त कर सकता है। तो एक तरह से ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, ये ऑर्डर के थ्रू आया है। तो इसका चार्ज जो है ये इस तरह के चार्ज
रजिस्टर नहीं होंगे इनके ऊपर सेक्शन 77 नहीं लगेगा। कोई ऐसे चार्ज जो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू अराइज हुए हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अराइज हुए हैं, तो उन चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उन पे सेक्शन 77 नहीं लगता। क्लियर है? यस सर। हाँ। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, रूल 3, चार्ज रूल का रूल 3 बात करते हैं हम। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज हैज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 77, 78, 79 the particular of charge together with the copy of instrument if any created or modified in the charge। हमने पहले भी पढ़ा कि भाई अगर आप किसी चार्ज को रजिस्टर कराना चाहते हो या चार्ज को मॉडिफाई कराना चाहते हो, आप कौन सा फॉर्म फाइल करोगे? CHG1 और CHG9। CHG9 किस केस में फाइल करोगे? डिबेंचर्स के केस में। और दूसरे केसेस में फॉर्म कौन सा फाइल होगा? CHG1 फाइल होगा। हैज द केस में बी ड्यूली साइंड बाय द कंपनी एंड चार्ज होल्डर। जो फॉर्म होगा वो प्रॉपरली या तो चार्ज होल्डर साइन करेगा या कंपनी साइन करेगी विद द रजिस्ट्रार। और कितने दिनों के अंदर अंदर आप फाइल करोगे? विद इन 30 डेज ऑफ द क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा केस, ए पर्टिकुलर ऑफ चार्ज नॉट फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1, सच क्रिएशन या मॉडिफिकेशन शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म CHG1 या CHG9 विद इन अ पीरियड स्पेसिफाई इन सेक्शन 77 ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस या एड वैलोरम फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये भी हमने पढ़ा था। केस 2 पढ़ा था हमने और केस 3 पढ़ा था। समझ आई है ना वो केस की अभी डिस्कशन जो मैंने किया था? ये उसकी बात कर रहा है कि अगर आप 30 दिन के अंदर, जो वैसे तो ओरिजिनल पीरियड कितना है 30 डेज, बट अगर आप 30 डेज के अंदर फाइल नहीं कर पाते, अगर आप 30 डेज के अंदर फेल हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हैं? उसको आपको एडिशनल टाइम दिया जाएगा, एडिशनल पीरियड दिया जाएगा। हमने ऑलरेडी बात की थी सेक्शन 77 के अंदर। पॉइंट 3 बात करते हैं। वेयर द कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज इन अकॉर्डेंस विद सब रूल 1 एंड रजिस्ट्रेशन इज अफेक्टेड ऑन एप्लीकेशन ऑफ चार्ज होल्डर, द चार्ज होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द मनी, the amount of any fees, additional fees, ad valorem fees paid by to registrar for the purpose of registration of charge। देखो वैसे ड्यूटी किसकी होती है? चार्ज रजिस्टर करवाने की कंपनी की ड्यूटी होती है। बट अगर कंपनी चार्ज रजिस्टर नहीं करा रही, कंपनी 30 दिन में नहीं कराई, कंपनी को एडिशनल टाइम दिया गया तब भी नहीं कराया, फर्दर टाइम दिया गया तब भी नहीं कराया, तो चार्ज होल्डर के पास राइट है। जो चार्ज होल्डर होगा वो खुद से रजिस्ट्रेशन करा सकता है, वो खुद से रजिस्ट्रार के पास फॉर्म फाइल कर सकता है। बट जो भी उसने अगर कोई फीस पे की है, कोई एडिशनल फीस पे की है फॉर्म फाइल करने की, वो किससे रिकवर करेगा? कंपनी से रिकवर करेगा। वो किससे रिकवर करेगा? कंपनी से रिकवर करेगा। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 क्लियर है? यस सर। Yes, sir. पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बात करते हैं। कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग एनी क्रिएशन या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज and required to be filed with the registrar in section 77, 78, 79 shall be verified as follow। कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस कर रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है जिससे या तो एविडेंस हो रहा है, वो एविडेंस है क्रिएशन ऑफ चार्ज का या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का, तो उस केस में उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कैसे किया जाएगा? पढ़ते हैं। वेयर द इंस्ट्रूमेंट या डीड रिलेट टू सोली टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी डीड है वो किससे रिलेटेड है? किसी ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो आउटसाइड इंडिया में है। द कॉपी shall be verified by the certificate issue under the seal if any of the company or under the hand of director of the company secretary, ये director or the company secretary of the company या authorized officer of the charge holder or under the hand of some other person other than
द कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज। भाई क्या है, अगर कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी, कंपनी की पहला केस ये है कि प्रॉपर्टी जो है आउटसाइड इंडिया में है, प्रॉपर्टी जो है आउटसाइड इंडिया में है, तो चार्ज अगर इस पे क्रिएट किया गया है तो जो भी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा उस डॉक्यूमेंट को कौन वेरीफाई करेगा? कंपनी की उसके ऊपर स्टैंप लगेगी, उसको प्रॉपरली साइन किया जाएगा डायरेक्टर के द्वारा या फिर कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा या फिर किसी अथॉराइज ऑफिसर के द्वारा या चार्ज होल्डर के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा जिसको प्रॉपरली क्या किया गया है, अथॉराइज किया गया है या जो इंटरेस्टेड है उस मॉर्गेज में या उस चार्ज के अंदर। समझ आ गई? अगर आपकी प्रॉपर्टी कहाँ है, आउटसाइड इंडिया में सिचुएटेड है, तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा चार्ज का या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज का, तो वो कंपनी की उस पे सील लगेगी, स्टैंप लगेगी और साथ में उसको साइन किया जाएगा डायरेक्टर या फिर सीएस, ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर या फिर कोई भी पर्सन जो इंटरेस्टेड है उस चार्ज के अंदर। समझ आ गई? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। वेयर इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट वेदर wholly और पार्टली टू प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी चार्ज की डीड है वो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और वो प्रॉपर्टी कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशू। जो कॉपी है उसको कौन वेरीफाई करेगा? द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय सर्टिफिकेट इशू अंडर द हैंड ऑफ डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी या ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ चार्ज होल्डर। तो उस केस में क्या होगा, जो कॉपी है उसको इशू किया जाएगा, उस मतलब आपकी अगर प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में, और आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, जो वो डॉक्यूमेंट है चार्ज का, उस डॉक्यूमेंट को क्या किया जाएगा? वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई किसके थ्रू किया जाएगा? सर्टिफिकेट के थ्रू। और सर्टिफिकेट कौन देगा? या तो कंपनी का डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी या कंपनी का कोई ऑथराइज ऑफिसर या फिर चार्ज होल्डर का कोई ऑथराइज ऑफिसर। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। नवनीता, डाउट क्लियर? एनीथिंग? Yes, sir. No doubt. एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार रूल 4। अब बात करते हैं एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार रूल 4। फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट प्रोविजो एंड क्लोज बी of the second provision to subsection 1 of section 77, a registrar may being satisfied the company has sufficient cause for not filing the particulars and instrument of charge, if any, within a period of 30 days of the date of creation of charge, including modification, there to allow the registration of same after 30 days but within a period as specified in the said proviso on payment of such additional fees ad valorem fees has been prescribed। ये वही बात कर रहा है जो हमने पढ़ा था, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था, सेक्शन 77 की बात कर रहा है। ये पूरे सेक्शन 77 की बात कर रहा है ये पूरे। और जो एप्लीकेशन आप लगाओगे वो कौन से फॉर्म में लगाओगे? CSG 1 में लगाओगे, CSG 9 में लगाओगे। तो ये बस वही बात कर रहा है। हमने सेक्शन 77 पढ़ा है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का, और उसमें हमने सारी सिचुएशन पढ़ ली है कि भाई आप कैसे कैसे कितने कितने टाइम में एप्लीकेशन लगा सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन। द चार्ज शैल बी void against the liquidator. The charge shall be void against the
liquidator appointed under the Act or Insolvency Bankruptcy Code 2016 as the case may be, and any creditor of the company. Thus, in case of liquidation, unregistered charge holder become unsecured creditor. ये वही है कि भाई अगर आपने चार्ज क्रिएट किया बट उसको रजिस्टर नहीं कराया, तो लिक्विडेशन के टाइम उस चार्ज को क्या माना जाएगा? अगर आपने उस चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो उस सिचुएशन में जब कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाएगी तो लिक्विडेशन के टाइम पे उस चार्ज को बोला जाएगा अनरजिस्टर्ड चार्ज और उस चार्ज होल्डर को बोला जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अगर आप अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराते तो चार्ज होल्डर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। समझ आ गई? कॉन्सिक्वेंसेस का पहला पता चल गया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई एक चार्ज होल्डर को सिक्योर्ड क्रेडिटर तभी बोला जाएगा अगर उसका चार्ज जो है रजिस्टर हो, तभी उसको लिक्विडेशन के टाइम पे प्रेफरेंस मिलेगी उसकी रिपेमेंट ऑफ मनी में। प्रेफरेंस उसको कब मिलेगी? जब उसका चार्ज रजिस्टर होगा, अदरवाइज उसको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरा केस, द कंपनी शैल बी लायबल फॉर रिपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय द चार्ज। भाई क्या है, अगर आप चार्ज क्रिएट नहीं करते, कंपनी ने फॉर्म फाइल नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी को पैसा जो है वापस देना पड़ेगा। कंपनी लायबल होगी, शैल बी रिपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय चार्ज। तीसरा, द मनी सिक्योर्ड बाय चार्ज बिकम पेबल इमीडिएटली। अगर आपने चार्ज क्रिएट किया बट उसको रजिस्टर नहीं कराया तो भाई फिर वो कंपनी को इमीडिएटली पे करना पड़ेगा। कंपनी को वो इमीडिएटली पे करना पड़ेगा, इमीडिएटली पेबल हो जाएगा वो। फोर्थ पॉइंट, कंपनी शैल बी पुनिशेबल विद फाइन ऑफ मिनिमम 1 लाख रुपए और मैक्सिमम 10 लाख रुपए। कंपनी के ऊपर जो फाइन लगेगा, कंपनी के ऊपर जो फाइन लगेगा, मिनिमम फाइन लगेगा 1 लाख रुपए का और मैक्सिमम फाइन कितना लगेगा? 10 लाख रुपए का। ये कॉन्सिक्वेंसेस है। पॉइंट नंबर 5, ऑफिसर इन डिफॉल्ट liable to imprisonment of 6 months और with the fine minimum 25,000 maximum 1 लाख। जब ऑफिसर इन डिफॉल्ट होंगे, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हो गया, तो उसके ऊपर 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट और साथ में फाइन लगेगा। कितना फाइन लगेगा? और विद फाइन जो है 25,000 रुपए मिनिमम, 1 लाख रुपए मैक्सिमम। ये दोनों भी लग सकते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब क्या हो गया, हमने 77 में तो बात की, 77 में जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो लगाती है कंपनी। सेक्शन 77 के अंदर जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो लगाती है कंपनी। अब बात करते हैं सेक्शन 78, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर अंडर सेक्शन 78। मान लो कंपनी ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो फिर कौन रजिस्टर के लिए एप्लीकेशन लगाएगा? एप्लीकेशन बाय चार्ज होल्डर, एप्लीकेशन बाय चार्ज होल्डर। क्लियर है? यस। हाँ। Where company failed to register the charge within a period of 30 days specified in section 77 without prejudice to its liability in respect of any offence under this chapter, the person in whose favor charge is created may apply to registrar for the registration of the charge along with the instrument created for the charge within such time in such manner as may be prescribed
and registrar may on such application within a period of 14 days give notice to the company. Unless the company itself register a charge or show sufficient cause why such charge should not be registered, allow such registration on payment of such fees as may be prescribed, provided that where registration is effected on application of person in whose favor charge is created, the person shall be entitled to recover from the company. अगर क्या है, कंपनी ने 30 डेज के अंदर 30 डेज फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, क्या नहीं किया, अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया, चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया, तो फिर उसके बाद चार्ज होल्डर के पास राइट आ जाता है। चार्ज होल्डर क्या कर सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है रजिस्ट्रार के पास। चार्ज होल्डर एप्लीकेशन लगा सकता है रजिस्ट्रार के पास, किस चीज के लिए, चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए। जैसे ही चार्ज को रजिस्टर कराने के लिए वो एप्लीकेशन लगाएगा, जैसे ही वो एप्लीकेशन लगाएगा, उसने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लगाई, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जैसे ही उसके पास एप्लीकेशन लगाएगी 14 दिन के अंदर विद इन 14 डेज वो नोटिस इशू करेगा, किसको, कंपनी को, और बोलेगा कि हमें एक सफिशिएंट ग्राउंड बताइए कि क्यों हम उसके चार्ज को रजिस्टर ना करें, क्योंकि आपने नहीं करवाया, कुछ तो रीजन होगा, आपने चार्ज रजिस्टर नहीं कराया, तो आप हमें रीजन बताइए, आप जो ये चार्ज के लिए एप्लीकेशन लगाई है इसको हम क्यों ना रजिस्टर करें। और अगर कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज नहीं नजर आता, तो चार्ज जो रजिस्ट्रार है उस चार्ज को क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा, उस चार्ज को क्या कर देगा, रजिस्टर कर देगा। और जो भी पेमेंट चार्ज होल्डर ने रजिस्ट्रेशन के लिए पे की हो गई फीस, तो वही फिर वो क्या होगी, उसके पास राइट है किस चीज का, उसको रिकवर करने का, कंपनी से उस चार्ज को रिकवर करने का उसके पास क्या है, राइट है। समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट, कल्पना, नोबिनीता? नो सर। खुश हो तुम? हाँ नोबिनीता, Yes, sir. खुश हो तुम? सर। खुश हो? हाँ हाँ सर। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 79, एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। सेक्शन 79 बात करता है प्रोविजन रिलेटिंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। प्रोविजन रिलेटिंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 77 रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अप्लाई टू, जो सेम प्रोविजंस है जो हमने सेक्शन 77 बात की थी, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस हैं वो सेम अप्लाई होते हैं किसके ऊपर, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर सेम अप्लाई होते हैं। It provides that the provision of section 77 relating to registration of charge shall apply to a company acquiring property subject to charge within the meaning of that section or modification of charge।
मतलब जो सेक्शन 77 के प्रोविजंस हैं वो क्रिएशन ऑफ चार्ज, ये पहले वाला जो बात कर रहा है वो क्रिएशन ऑफ चार्ज की कर रहा है, वो क्रिएशन ऑफ चार्ज पे या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज पे एप्लीकेबल होते हैं। अब मॉडिफिकेशन क्या होता है वो बात कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इज अ स्टेज सब्सिक्वेंट टू क्रिएशन ऑफ चार्ज। मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जो आती है वो क्रिएशन ऑफ चार्ज के बाद में आती है, क्रिएशन ऑफ चार्ज के बाद में, क्रिएशन ऑफ चार्ज के बाद में, उसके बाद में आती है। It is quite likely that the terms and condition it is quite likely that the terms and condition limit of charge already create registered with the concerned registrar of company are subsequently changed or modified due to further development like creation of equitable mortgage on subsequent date or enhancement and reduction of credit facility। मतलब आपने कोई चार्ज की टर्म्स एंड कंडीशन को पहले क्या करा रखा था, रजिस्टर करा रखा था, और बाद में आपने उस टर्म्स एंड कंडीशन में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, तो आपको दोबारा से फिर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज करवाना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. The underlying object behind the concept of modification of charge is to keep the particular field with the concerned registrar of company in connection with registration of charge up to date। मतलब क्या है, आपने किसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एक चार्ज रजिस्टर करवा रखा था, अपना चार्ज रजिस्टर करवा रखा था अपना, उसको अप टू डेट रखने के लिए आपको मॉडिफिकेशन की हर इंफॉर्मेशन को उसको अप टू डेट रखने के लिए कि भाई उस चार्ज से रिलेटेड अभी क्या सिचुएशन चल रही है कंपनी में, उसको अप टू डेट रखने के लिए आपको मॉडिफिकेशन अगर आपने की है कोई तो मॉडिफिकेशन की इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। समझ आ गई? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नोटिस ऑफ चार्ज। और ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ चार्जेस सेक्शन 79 में, वही जो आपने पहले सेक्शन 77 में पढ़ाया था, जो सेम CHG 3 वाला बोल रहा है ना, ये सेम है, वही है, कोई इसमें कुछ भी अलग नहीं है। जो मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग प्रोविजंस है वो सेक्शन 79 बताता है। देखो तीन सेक्शन है। सेक्शन 77 कौन सा है, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी अप्लाई करती है, रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के लिए कौन अप्लाई करती है, कंपनी। और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इसमें दोनों तरह का आता है, इसमें क्रिएशन की ज्यादातर बात होती है, क्रिएशन की। सेक्शन 78 बात करता है जब एप्लीकेशन कौन फाइल करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर। और तीसरा पॉइंट क्या है, जब आप मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हो, मॉडिफिकेशन के लिए, तो मॉडिफिकेशन के लिए क्या क्या प्रोविजंस होंगे वो सेक्शन 79 में बात करते हैं। क्लियर है तीनों सेक्शन? यस सर। हाँ, आगे बात करते हैं। नोटिस ऑफ चार्ज सेक्शन 80। According to section 80, where any charge on any property या asset of the company or any of its undertaking is registered under section 77। भाई कोई भी चार्ज अगर किसी प्रॉपर्टी पे, किसी एसेट पे या किसी अंडरटेकिंग पे अगर कंपनी ने क्रिएट किया है सेक्शन 77 के अंदर, एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी, एसेट, अंडरटेकिंग, पार्ट thereof or any share interest therein shall be deemed to have been notice of the charge from the date of such registration। The section clarify that if any person acquire property, asset, undertaking for which a charge is already registered, it would be deemed that
It has a he has a complete knowledge of charge from the date of the charge is registered. भाई क्या है, जैसे कल्पना के पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करवा रखा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करवा रखा था। मान लो नवनीता उस प्रॉपर्टी को क्या करना चाहती है, परचेज करना चाहती है। तो सेक्शन 80 कहता है कि भाई हम मानेंगे, इट शैल बी डीम टू हैव नोटिस ऑफ द चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम ये मान के चलेंगे कि नवनीता को ये डे 1 से ही पता है। अगर उसे पता है या नहीं है ये अलग बात है, बट हम मान के चलेंगे इट शैल बी डीम कि उसको नॉलेज है, उसको पता है कि कल्पना ने इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करवा रखा है। समझ आ गई? उसको नॉलेज है, ये मान के हम चलेंगे। क्लियर है? Yes, sir. कि it shall be deemed to have notice of the charge from the date of registration। भाई ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई पर्सन कोई ऐसी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, जो सब्जेक्ट टू क्या है, चार्ज है, ठीक है ना, तो हम मान के चलेंगे कि जो पर्सन परचेज करना चाहता है उसको इस चीज की प्रॉपर नॉलेज है कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट है। भले ही उसे हो या ना हो वो अलग बात है, बट इसमें सेक्शन 80 के अंदर माना गया है डीम्ड, इसमें मान लेंगे। क्लियर है? यस सर। रजिस्टर ऑफ चार्ज, रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय आरओसी एंड कंपनी। जो रजिस्टर ऑफ चार्ज है, एक तो चार्ज रजिस्टर ऑफ चार्ज कंपनी अपना रजिस्टर मेंटेन करेगी, और आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी अपना रजिस्टर मेंटेन करेगी। जो कंपनी अपना रजिस्टर मेंटेन करेगी वो कौन से सेक्शन में करेगी, सेक्शन 81 के अंदर, और जो 85 के अंदर, और जो आरओसी अपना रजिस्टर मेंटेन करेगी वो करेगी सेक्शन 81 के अंदर। अब बात कर लेते हैं पहले आरओसी जो रजिस्टर मेंटेन करेगी उसकी बात कर लेते हैं। द रजिस्टर ऑफ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ चार्ज सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कंपनी पर्सुएंट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 81। वो हर एक कंपनी के, जो भी कंपनीज ने अपने फॉर्म फाइल किए हुए हैं, रजिस्टर चार्ज करवा रखा है आरओसी के पास, सारी कंपनी का कंपनी अलग से क्या मेंटेन करेगी, रजिस्टर मेंटेन करेगी। सेक्शन 81 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड दैट register of charge shall be open for inspection by person on payment of fees ₹100 has may be prescribed under the company registration of fees rules 2014। जो ये रजिस्टर ऑफ चार्ज है, ये कोई भी पर्सन आरओसी के ऑफिस में जाके क्या कर सकता है, चेक कर सकता है, और उसको फीस देनी पड़ेगी कितनी, 100 रुपए की। उसको फीस देनी पड़ेगी 100 रुपए की। रूल 7 of the company registration and charge rule 2014 provide that particular of charge maintained on MCA portal shall be deemed to be the register of charge for the purpose of section 81। मतलब क्या होता है, MCA की वेबसाइट पे इंडेक्स ऑफ चार्ज होता है, इंडेक्स ऑफ चार्ज, तो वही उसे ही माना जाएगा क्या, रजिस्टर ऑफ चार्ज, उसे ही माना जाएगा रजिस्टर ऑफ चार्ज।
एमसीए की वेबसाइट पे एक इंडेक्स ऑफ चार्ज होता है, कंपनी के चार्ज क्रिएट होते हैं, पूरा डिटेल होती है कब कौन सी डेट पे कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ। समझ आ गई? क्लियर है? मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये ऐसे यहाँ पे आता है इंडेक्स ऑफ चार्ज। इसमें आप किसी भी कंपनी का नाम डालोगे। अगर आपने किसका नाम डाला, मान लो आप रिलायंस का नाम डालते हो, आपने रिलायंस का नाम डाला मान लो, तो रिलायंस की किसी भी कंपनी का आप देख सकते हो, जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट मैंने डाल दिया, आप चेक कर सकते हो कि इसने कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। वहां पे इसकी चार्ज की डिटेल आ जाएगी। जैसे मैंने इस कंपनी का चेक किया, इसने आज तक कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया, तो इसके चार्ज की डिटेल नहीं आ रही। ऐसे ही आप किसी दूसरी कंपनी का भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं पहले जिस कंपनी के अंदर था, जिस ग्रुप के अंदर था, वहां पे चार्ज क्रिएट हुए पड़े थे, तो वहां पे चार्ज क्रिएट हुए पड़े थे। इस तरह से चार्ज की पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है नीचे। ये चार्ज की इंफॉर्मेशन है भाई। जिस तरह से ये चार्ज पता चलते हैं कि इस डेट पे कंपनी ने ये चार्ज क्रिएट किया इतने अमाउंट का, जो कि अब बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है। और मॉडिफिकेशन की डेट भी आ जाती है, मॉडिफिकेशन की डेट भी इसमें आ जाती है पूरी। तो ये चार्ज की डिटेल होती है पूरी। समझ आ गई? Yes, sir. आप एमसीए की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो कि अगर किसी कंपनी की आपको चार्ज की डिटेल चेक करनी है, आप एमसीए की वेबसाइट पे जाओगे और वहां से उसकी चार्ज की डिटेल्स आप चेक कर सकते हो कि इस कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर ऑफ चार्ज मेंटेन बाय कंपनी, सेक्शन है 85। जो कंपनी है, as per section 85 subsection 1 read with rule 10 provide that every company shall keep at its registered office a register of charge in form CHG 7 के अंदर, in form CHG 7 के अंदर, and enter therein all particulars of charge created with the register and property asset undertaking of the company, and the particular of any property acquired subject to charge, as well as particular of any modification of charge and satisfaction of charge। मतलब कंपनी भी कौन से फॉर्म के अंदर अपना चार्ज का रजिस्टर मेंटेन करेगी? फॉर्म CHG 7 के अंदर, जिसके अंदर वो सारी डिटेल बताएगी प्रॉपर्टी की जिसपे चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है, वो सारी डिटेल बताएगी, प्लस मॉडिफिकेशन के बारे में भी बताएगी, मॉडिफिकेशन के बारे में, और प्लस सेटिस्फैक्शन के बारे में भी बताएगी। सेटिस्फैक्शन होता क्या है अभी थोड़ी देर में हम पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ चार्ज नीड टू बी मेड फॉर्मेट। जब आप चार्ज क्रिएट करते हो, मॉडिफाई करते हो, सेटिस्फाई करते हो, साथ की साथ उसकी एंट्री आप किस में कर दोगे? रजिस्टर के अंदर कर दोगे। प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज यानी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। जो ये रजिस्टर होता है चार्ज का, इसको परमानेंटली क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है।
कंपनी परमानेंट इसको अपने पास संभाल के रखेगी। इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू चार्ज और मॉडिफिकेशन देयर ऑन शैल बी प्रिजर्व फॉर 8 ईयर। और जो भी चार्ज से रिलेटेड कोई फॉर्म होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई डीड होती है, कंपनी उसको 8 साल तक सेटिस्फैक्शन होने के, सेटिस्फैक्शन का मीनिंग होता है जिस दिन चार्ज क्लोज हो जाता है। चार्ज को आपने क्लोज कर दिया मतलब उसका आपने सेटिस्फैक्शन कर दिया, आपने पैसे वापस दे दिए और वो चार्ज क्या है, क्लोज हो गया। तो क्लोज होने के 8 साल तक आपको चार्ज से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से मेंटेन करने होंगे। बट जो रजिस्टर है चार्ज का, उसको आप परमानेंट क्या करोगे, अपने पास प्रिजर्व करोगे। समझ आ गई? आगे बढ़िए। Yes, sir. इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज। Section 85 subsection 2 read with rule 11 provide that the register of charge and instrument of charge kept by company shall be open for inspection। भाई जो रजिस्टर है ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन होता है। कौन इसको इंस्पेक्ट कर सकता है? बाय द मेंबर और क्रेडिटर विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। कंपनी का मेंबर, कंपनी का क्रेडिटर उसको विदाउट पेमेंट ऑफ फीस क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। या अदर देन मेंबर या क्रेडिटर कोई और पर्सन भी है जो उसे चेक करना चाहता है, तो वो एक फीस पे करके क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। उसको फीस पे करके चेक कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, सेक्शन 82। सेक्शन 82 बात कर लेते हैं। सेक्शन 82 satisfaction of charge। Satisfaction of charge is another important aspect relating to that in case of full and complete payment of secured charge registered with the कंपनी अगर जिस चीज के लिए चार्ज क्रिएट हुआ था, कंपनी ने मान लो लोन लिया था बैंक से और उस पर चार्ज क्रिएट किया था, मान लो, और बाद में कंपनी ने उस लोन को बैंक को वापस रीपे कर दिया अलोंग विद इंटरेस्ट, रीपे कर दिया। तो जब आप रीपेमेंट कर देते हो, 100% पैसा वापस दे देते हो, तो उस केस में जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन आपको सेटिस्फाई करवाने के लिए फॉर्म फाइल करना पड़ता है आरओसी को, क्योंकि आरओसी को भी आपको बताना पड़ेगा हमने पैसा जो है वापस कर दिया है सारे का सारा, तो वो आपको बताना पड़ेगा। सेक्शन 82 एंड रूल 8 सब रूल 1 of the company registration of charge rule to the 2014। A company or charge holder shall within a period of 300 days from the date of payment satisfaction in full any charge register give intimation of the same to the register in form CSG4। मतलब जिस दिन आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट के 300 दिन के अंदर अंदर, 300 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को क्या करना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा कि हमने पैसा जो है वो वापस कर दिया है, अब हमारा चार्ज जो है क्लोज कर दीजिए। तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा CHG4 के अंदर। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. क्लियर है कल्पना, नवनीता? यस सर। आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। The registrar, upon intimation of satisfaction of charge in prescribed form, cause a notice to be sent to the holder of the charge calling upon him to show cause within such time not exceeding 14 days। जैसे कंपनी क्या करेगी, इंटीमेट करेगी आरओसी को कि भाई हमने पेमेंट वापस कर दी है, हमारे चार्ज को क्लोज कर दिया जाए। जैसे ही आरओसी के पास
एप्लीकेशन आएगी सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन के आते ही 14 दिन के अंदर अंदर 14 डेज आरओसी क्या करेगा, जिस पर्सन को कंपनी ने पैसा वापस किया है, मान लो किसी बैंक से, तो बैंक को नोटिस भेजेगा कि भाई क्या आपका पैसा आपको मिल गया है, क्या आप सेटिस्फाई हो, क्या हम उसके चार्ज को क्लोज कर दे। तो इससे पहले आरओसी इससे बैंक से कंफर्मेशन लेगा और कंफर्मेशन लेने के बाद चार्ज को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो क्या है, द रजिस्ट्रार शैल ऑन रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन प्रिस्क्राइब फॉर्म cause a notice to be sent to holder of the charge, calling upon to show cause within such time not exceeding 14 days, as may be specified in such notice, as to why payment or satisfaction in full should not be recorded as a intimated to registrar. And if no cause is shown by the holder of the charge, the registrar shall order that the memorandum of satisfaction, मतलब क्या है, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाएगा, पहले तो इससे पूछेगा कि बताओ क्या आपके पास कोई रीजन है कि हम इसके चार्ज को सेटिस्फाई क्यों ना करें। अगर इसके पास कोई रीजन नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार इसके चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा और इसको मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है इशू करके चलेगा। वही एक सर्टिफिकेट होता है मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसको मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इशू करके चलेगा। समझ आ गई। और जो मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो कौन से फॉर्म के अंदर होगा, CSG 5 के अंदर, CSG 5 के अंदर। क्लियर है सर ये 14 डेज वाला जो है यहाँ पे टाइम नॉट एक्सीडिंग 14 डेज, इसका मतलब शो कॉज नोटिस का, शो कॉज नोटिस का कि जैसे अब आपने कहीं से लोन ले रखा था, आपने किसी बैंक से लोन ले रखा था, मान लो आप कंपनी हो, आपने किसी बैंक से लोन ले रखा था, आपने अपनी प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज क्रिएट कर रखा था, आपने अब पैसा वापस कर दिया बैंक को, अब आपको अपनी प्रॉपर्टी पे से चार्ज को भी तो क्लोज करवाना पड़ेगा, आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। आपने आरओसी को बताया, आरओसी के पास जैसे ही इंटीमेशन गई उसके 14 दिन के अंदर अंदर पहले तो आरओसी बैंक से क्या करेगा, कंफर्मेशन लेगा। बैंक ने अगर ओके कर दिया तो उसके बाद आरओसी आपको मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन दे देगा CSG 5 के अंदर। क्लियर है। यस सर। हाँ सर इसके पहले जो आपने 300 डेज वाला जो बोला था, हाँ वो एक बार फिर से बोलिए ना। हाँ, देखो मेमोरेंडम की मैं बात करता हूँ, सेटिस्फेक्शन की मैं बात करता हूँ। जैसे ही मान लो आपने लोन ले रखा था, लोन आपने लिया, बैंक से आपने लोन ले रखा था और लोन के बदले में आपने अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर रखा था, चार्ज क्रिएट कर रखा था। मान लो आपने 20 अप्रैल को 2023 को सारी की सारी फुल पेमेंट कर दी अलोंग विथ इंटरेस्ट। सारी पेमेंट कर दी किसको, बैंक को। तो इस प्रॉपर्टी पे आपने जो चार्ज क्रिएट कर रखा था अब इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। आप यहां से जिस दिन आपने फुल पेमेंट कर दी उसके 300 डेज के अंदर अंदर इस चार्ज को क्लोज कराने के लिए कहां इंटीमेट करोगे, आरओसी को। आरओसी फिर 14 दिन के अंदर अंदर आरओसी फिर 14 दिन के अंदर अंदर शोकॉस नोटिस इशू करेगा, शोकॉस नोटिस इशू करेगा बैंक को। और जब बैंक ओके कर देगा तो उसके बाद क्या होगा, उसको पूरी
मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फैक्शन दे देगा, तो इस पे चार्ज जो क्रिएट था प्रॉपर्टी पे वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, आपका थोड़ा सा ही चैप्टर रह गया ये, हम नेक्स्ट क्लास में आधा घंटा इस पे लेंगे और बाकी फिर अगली क्लास में एक ही चैप्टर प्रोड्यूसर कंपनी साथ के साथ खत्म भी करेंगे। क्लियर है? सर प्रोड्यूसर कंपनी तो आपने एसपीसी में करवा दिया था। अच्छा, कोई नहीं, फिर उससे आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम। ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके। सर मैंने आपको टेक्स्ट करके